नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 के चैप्टर 8 के अंदर मैं प्रकाश पटेल सेठ आरटी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैप्टर 8 गति के बारे में जानकारी लेंगे। गति शब्द से आप भली भांति परिचित। हालांकि मैं ये बात करूं कि हाथ में रहा मेरा ये डस्टर अभी कौन सी स्थिति में है, तो आप सब एक ही बात बोलेंगे कि सर ये तो अभी स्थिर स्थिति में है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि निश्चित समय के स्थान पर पदार्थ अपना स्थान बदलता नहीं है, इसलिए पदार्थ को हम स्थिर कहेंगे। राइट? अब यही पदार्थ को अगर मैं छोड़ दूं तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। जब मैंने वो डस्टर को छोड़ दिया तो वो नीचे आया, तब आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर वो गति कर रहा है। तो ये गति क्या चीज है? तो निश्चित समय के अंतराल पर पदार्थ अपना स्थान बदले तब वो पदार्थ गति में है, ऐसा हम कह सकते हैं। निश्चित समय के अंतराल पर पदार्थ अपना स्थान बदले तो वो पदार्थ गति में है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो बात सही है, मान लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ पदार्थ का कहां से अवलोकन किया जाता है उसके ऊपर भी गति का आधार होता है। जैसे कि आप बस में जा रहे हो, बस के सामने वाले सीट में कोई एक बंदा बैठा है, तो बस अपनी गति कर रही है, तो आपको वो बंदा स्थिर लगेगा। लेकिन बस की खिड़की से बाहर देखोगे तो बस स्टैंड, वहां खड़े लोग, पेड़, कुत्ता, ये सब आपको गति में लगेंगे। दूसरी स्थिति बताऊं मैं आपको। अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हो और बस का अवलोकन करोगे तो बस स्टैंड और कोई बंदे, पेड़, कुत्ता आपको स्थिर लगेंगे, और बस और आपके सामने बैठे वाला बंदा और आप तीनों उसको गति में लगेंगे। मतलब कि कहां से आप अवलोकन कर रहे हो उस बात पर गति निर्भर करती है। ये बात खास ध्यान में रखिए। यहाँ पर गति की पहले परिभाषा देते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश बिंदु की सापेक्ष में अपनी स्थिति में परिवर्तित करती है तो उस वस्तु को गति में माना जाता है, क्योंकि गति एक सापेक्ष पद है। यहाँ पर गति का वर्णन करने के लिए हमें कोई निर्देश बिंदु का आधार लेना पड़ेगा। ऐसा कोई जो निर्देश बिंदु है जिस बिंदु के आधार पर पदार्थ को गति की सूचित किया जा सके, ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कह सकते हैं। पहली स्थिति में मैं बस में बैठा था, तो मैंने बस से अवलोकन कर लिया, तो मूल बिंदु मेरा बस हो गया। दूसरी स्थिति में बस स्टैंड से अवलोकन किया तो बस स्टैंड वो मूल बिंदु बन गया। उसकी तुलना में बाकी पदार्थ की स्थिति कैसी है वो पता है, तब उसके हमें गति के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। अब दूरी और विस्थापन के बारे में बात करें। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी अर्थात वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ध्यान में रखना कि यहाँ पर दो शब्द आते रहेंगे, अदिश और सदिश। कई राशि ऐसी है जिसको बताने के लिए केवल मान यानी कि मूल्य की आवश्यकता होती है, वो अदिश है। कई राशि ऐसी है जिसको बताने के लिए मान यानी कि मूल्य है, वैल्यू तो चाहिए, साथ में दिशा भी जरूरी होती है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये अदिश राशि है, उसका मात्रक मीटर है, जिसको m की मदद से पहचानते हैं। इसका मूल्य शून्य और ऋण नहीं हो सकता, यानी केवल धन ही हो सकता है। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, मात्रक मीटर है। इसका मान मूल्य शून्य एवं ऋणात्मक हो सकता है और धन भी हो सकता है।
बता दो अभी दूरी और विस्थापन में क्या तकलीफ है। हालांकि मैं यहाँ से गति करके कालूपुर जाऊँ, यहाँ से कालूपुर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, कालूपुर से वापस में यहाँ वापस आ जाऊँ, कालूपुर से यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ 5, तो दूरी कितनी हुई, तो 5 + 5 यानी 10 मीटर, 10 किलोमीटर हुई। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, तो अगर कोई पदार्थ गति करके वापस वही स्थान पे आ जाते हैं तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा, यानी मेरा विस्थापन 0 हुआ, लेकिन मेरी दूरी, काटा हुआ अंतर जिसे कहते हैं, वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप सीधे गति करो, सर्कल में गति करो, कैसे भी गति करो, अगर प्रारंभिक स्थान से गति करके अंतिम स्थान वहीं पर आ जाते हो तो आपका ये जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा, और अंतर आपने कितना काटा वो उसकी दूरी बन जाएगी। ठीक है, खास क्या रखना। उससे एक स्टेप आगे चलते, एक समान और असमान गति। हालांकि आप अपने पापा के साथ एक्सप्रेस हाईवे से सूरत जा रहे हैं या तो मुंबई जा रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे में टोल प्लाजा पे पापा ने पैसे भर दिए, गाड़ी आगे चली, आपने देखा कि पहले आधे घंटे में आपकी गाड़ी ने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस काट लिया, फिर दूसरे आधे घंटे में 30 किलोमीटर, तीसरे आधे घंटे में 30 किलोमीटर, चौथे आधे घंटे में 30 किलोमीटर, यानी कि समय का अंतराल एक समान है और किलोमीटर भी अभी कैसा मिल रहा है, एक समान मिल रहा है, तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। हालांकि आप साइकिल लेके या तो फिर बाइक लेके रास्ते पे जा रहे हैं, खड्डा आया, आपने स्टॉप कर दी, आगे बम्प आया, गाड़ी को धीरे कर दी, बीच में गाय आ गई तो फिर से धीरे कर दी, कभी धीरे, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी मीडियम, कभी हाई, कभी 0, ये सब स्थिति में परिवर्तन आता रहता है, तो उसे असमान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे, यहाँ पर समान दूरी तय होती है, यहाँ पर असमान, शब्द का केवल एक आगे अ लिखना है बस, बाकी परिभाषा वही की वही बन जाती है, चेंज हो जाती है, इसे असमान गति कहते हैं। हमारी एक्सप्रेस वाली गति कैसी थी, एक समान, और असमान आप रास्ते पे बाइक लेके गए वो आपकी असमान गति हो जाएगी। ठीक है, आगे चाल और औसत चाल के बारे में जानकारी लीजिए। अब चाल क्या होती है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। माना कि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी, तो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे में उसके लिए लगा समय। अब दूरी को क्या कहते हैं, s, समय को टाइम t कहते हैं, और चाल को वेलोसिटी के शब्द में भी पहचान सकते हैं, तो उसका सूत्र बन जाएगा v बराबर s/t। ये सूत्र खास है, ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसके लिए मूल्य जरूरी है, दिशा नहीं, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर उसका ऐसा मानक क्या है, तो ऊपर क्या लिखा है, दूरी, दूरी का इकाई क्या है, मीटर, बटे में क्या है, समय, समय का इकाई क्या है, सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड। अगर सेकंड को आपको ऊपर ले जा रहा है तो उसकी जो घात होती है वो क्या हो जाएगी, रेड, माइनस हो जाएगी, तो मीटर सेकंड की माइनस मीटर, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों बात आपकी सही है, डोंट वरी। औसत चाल, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जाए तो उसे औसत चाल कहते हैं। यानी कि किसी एक पदार्थ की चाल इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, या तो 1 कलाक में इतना अंतर काटा है, दूसरे में इतना, तीसरे में, हर एक में समय अलग अलग बन जाता है और अंतर भी अलग अलग बन जाता है, तो उसकी चाल कैसे तय कर दी जाए, तो उसके लिए औसत चाल ली जाती है, और उसका सूत्र बन जाएगा औसत चाल बराबर तय की गई दूरी अपॉन कुल समयावधि, टोटल टाइम कितना लगा हो। ओके, वेग के लिए बात करते हैं। वेग तो हालांकि 7वीं और 8वीं कक्षा में बार बार पढ़ के आए हैं, इसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी हमें पास ऑलरेडी इसकी है, लेकिन
या थोड़े डिटेल्स में लेकर के हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसकी विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। फिर से एक बार दोहराता हूं, याद रखना है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। दूसरे शब्द में बोला जाए तो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वेग का वेग सूत्र बन जाता है कि वेग बराबर विस्थापन। विस्थापन के बारे में अभी हमने यहाँ पर जानकारी ली, वो बटे में समय। विस्थापन यानी एस, समय यानी टी, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी ऊपर से इसकी संख्या बनती है v। सूत्र क्या बन गया, v बराबर एस बटे टी, ठीक है। सेट कर देना दिमाग में, एग्जाम्पल में भी ये सूत्र बार बार 1000 बार लगातार आता रहता है। यह सदिश राशि है, उसका एसआई मानक मीटर बटे सेकंड, यहाँ पर उसकी तरह ये देख लो अप्सरा, या तो फिर मीटर सेकंड की घात -1 है। दोनों में से कोई भी एक मीटर, दोनों। इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। औसत वेग, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। 2 वेग लिए हैं तो बटे में 2, शायद कई जगह पर 3 हो तो बटे में 3, ऐसा करें तो ये औसत वेग, ठीक है। अभी VAV इज इक्वल टू U प्लस V बटे 2। VAV यानी एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू U यानी क्या हुआ, प्रारंभिक वेग प्लस V बराबर क्या हो गया, अंतिम वेग बटे में 2, ठीक है। इस तरीके से औसत वेग जानकर लेते। अभी मैं हटता हूँ, आपको ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट खींचना है। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद होमवर्क लिखना है, लिखने के बाद उसकी फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप करना है, ताकि हमें भी तो पता चले आपने काम किया है या नहीं। एग्जाम में इसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा। मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।